स्वप्ना नाम की एक लड़की बर्फ के गोले बेचकर अपनी बूढ़ी माँ और खुद का ख्याल रखती थी। स्वप्ना के बनाए हुए बर्फ के गोले काफी अच्छे और स्वादिष्ट होते हैं, इसलिए सारे पहाड़पुर के बच्चे उसी से बर्फ के गोले खरीदते थे। दीदी, मुझे वो लाल वाले 2 बर्फ के गोले चाहिए, एक मेरे लिए और एक मेरे छोटे भाई के लिए। एक मिनट, तुम्हारे 2 लाल वाले बर्फ के गोले अभी देती हूँ। दीदी, आप कल गली में क्यों नहीं आई? हमें फिर से उन खड़ूस अंकल के सड़े हुए बर्फ के गोले खाने पड़े थे। उसी गांव में गोपी नाम का एक और बर्फ के गोले वाला रहता था। वैसे तो गोपी भी साफ पानी से ही अपने गोले बनाकर बेचता था, लेकिन वो थोड़ा खड़ूस था और उन बच्चों को स्वप्ना की मीठी बातें पसंद आती थी। इसलिए सारे बच्चे स्वप्ना से ही बर्फ के गोले खरीदना पसंद करते हैं। लेकिन ये बात गोपी को काफी दिनों से कुछ पसंद नहीं आ रही थी, इसलिए वो कैसे भी करके स्वप्ना को अपने रास्ते से हटाने के बारे में सोच रहा था। दिन ब दिन मेरी कमाई तो कम होती जा रही है, लेकिन गांव वालों के सामने मैं खड़ूस हूँ, ऐसा नाम भी आ रहा है। कैसे भी करके उस स्वप्ना की बच्ची को मेरे रास्ते से हटाना होगा। ये सोचते हुए गोपी गांव के सरपंच की बेटी को एक बर्फ का गोला मुफ्त में देता है। उस बर्फ के गोले को खाने के ठीक अगले दिन बाद ही सरपंच की बेटी की तबीयत काफी खराब हो जाती है। उसे अस्पताल लेकर जाने पर डॉक्टर्स बच्ची का इलाज करने के बाद ये बात साफ साफ कह देते हैं कि सरपंच की बेटी की तबीयत बर्फ का गोला खाने की वजह से हुई थी। ये बात जानते ही सरपंच गोपी और स्वप्ना को अपने घर बुलाता है। सारे गांव में तो तुम दोनों ही हो जो बर्फ के गोले बेचते हो। सच सच बताओ, मेरी बेटी के साथ ऐसा किसने किया है? वरना मैं तुम दोनों को सजा दूंगी। सरपंच जी, ये बात सारा गांव जानता है कि बच्चे मुझे खड़ूस अंकल कहकर मुझसे बर्फ के गोले खरीदते ही नहीं है, तो ये जाहिर सी बात है कि मैंने तो ये हरकत नहीं की है। तो आपको क्या लगता है चिंकी के साथ मैंने ऐसा किया है? मैं बर्फ के गोले बनाने से पहले हर तरह से सावधानी बरतती हूँ और कहीं कोई कसर ना रह जाए, इसलिए पानी को 2-2 बार उबल भी लेती हूँ। वैसे आप चिंकी से ही क्यों नहीं पूछ लेते हो सरपंच जी? तब सरपंच बड़ा दुखी होकर ये कहता है कि उसकी बेटी की तबीयत इतनी खराब है कि वो अब बात करने की स्थिति में नहीं है। तभी वहाँ पर गोपी के 2 किराए के आदमी आते हैं जो स्वप्ना के बारे में गलत बातें कहते हैं और उसे ही गुनहगार साबित करते हैं। तब सरपंच, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम ऐसी करोगी स्वप्ना। तुम मेरी आंखों के सामने पाली बड़ी हो, इसलिए मैं तुम्हें सजा तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन आज के बाद तुम कभी भी बर्फ के गोले नहीं बेचोगी। ये कहते हुए सरपंच सबको वहाँ से जाने के लिए कहता है। स्वप्ना उसे समझाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन गांव के 2 लोग से स्वप्ना के बारे में सुनने के बाद सरपंच के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। अब स्वप्ना बर्फ के गोले नहीं बेच सकती थी, इसलिए गोपी की एक तरह से लॉटरी लग गई थी। गोपी के पास ढेर सारे बच्चे बर्फ के गोले खरीदने के लिए आ रहे थे। ऐसे में गोपी की नीयत और भी ज्यादा खराब हो जाती है और वो चाहे पानी गंदा हो या अच्छा, हर पानी से बर्फ के गोले बनाकर बेच रहा था। यहाँ पर परेशान बैठे स्वप्ना को उसकी माँ हिम्मत देने की बात कर रही थी।
चिंता मत करो बेटा। भले ही अच्छे लोग के साथ शुरुआत में बुरा होता और लेकिन अंत में बुरे लोगों को अच्छे लोगों के सामने झुकना ही पड़ता है। ऐसे स्वप्ना की माँ उसे समझा ही रही थी कि तभी वहाँ पर सरपंच अपनी बेटी के साथ आता है। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं बिना सच जाने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। मुझे चिंकी ने सारी बात बता दी है। इस सब के पीछे उस गोपी का ही हाथ है और उसकी वजह से गांव में कई और बच्चे भी बीमार हुए हैं। मैंने उसे पकड़कर जेल में डाल दिया है। तुम अपना काम फिर से शुरू कर सकती हो, लेकिन ध्यान रखना बेटा। ये कहते हुए सरपंच वहाँ से चला जाता है। अगले दिन से स्वप्ना अच्छे से अपने बर्फ के गोले बेचकर पहले जैसे खुशियाँ देकर पैसे कमा रही थी। हरिद्वार नाम के एक गांव में दीपिका नाम की एक धनवान रहती थी, जो अकेली अपने बड़े बड़े व्यापारियों को संभालती थी। दीपिका बचपन से ही धनवान है और जब से उसे अकल आई है तब से वो अपने पिता से व्यापार करना सीख रही थी और आज वो उनसे भी बेहतर है। और व्यापार करने दीपिका के लिए एक मामूली सी बात है। माँ, स्कूल के लिए देरी हो रही है। आप आ रही हो या मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊं? 1 मिनट बेटा, आ रही हूँ। उसी गांव में खुशबू नाम की एक और महिला रहती है, जिसकी सारी जिंदगी गरीबी में गुजारी है और वो सड़क के किनारे एक छोटी सी रेहड़ी पर जलेबी बेचती थी और अपने बेटी प्रियंका को एक अच्छे स्कूल में पढ़ा रही थी। देखिए खुशबू जी, ये आखिरी बार है। अगले महीने अगर फीस नहीं दिया तो मजबूरन हमें प्रियंका को स्कूल आने से रोकना होगा। मैं कैसे भी करके अगले महीने सारे पैसे दे दूंगी मास्टर जी। और इस महीने बच्चों के टैलेंट कंपटीशन भी है ना। प्रियंका काफी होशियार लड़की है, किसी ना किसी विषय में वो जीत जाएगी। मैं भी यही सोचकर उसे पेंटिंग के क्लास में फ्री में भेज रहा था, लेकिन उसका ध्यान तो कहीं और ही है। तब खुशबू गुस्सा हो जाती है और प्रियंका से सवाल करती है। तब वहाँ पर खड़ी हुई दीपिका की बेटी कहती है कि प्रियंका ने उसे रनिंग रेस में हराने की चुनौती दी है। वो बात सुनकर दीपिका एकदम से हंसती है और कहती है कि औकात तो देखो अपनी, मेरी बेटी से जीतना तो दूर, वो रेस में मेरी बेटी के आसपास भी नजर नहीं आएगी। दुनिया का बेस्ट ट्रेनर ट्रेन करता है उसे, और तुम सड़क के किनारे जलेबी बेचकर मेरी बेटी से अपनी बेटी का मुकाबला करवाना चाहती हो। फटीचर लोग बेइज्जती करवाने से बस नहीं आएंगे। ऐसे दीपिका खुशबू और उसकी बेटी को काफी बातें सुनाती है, लेकिन दोनों में से कोई भी उसे पलटकर एक बात भी नहीं कहता है। दीपिका को जितना कहना था वो कहकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद हेडमास्टर उन्हें दिल छोटा ना करने के लिए कहता है, लेकिन खुशबू हेडमास्टर को अपना हंसता हुआ चेहरा दिखाकर वहाँ से चली जाती है। घर पहुँचने के बाद खुशबू अपनी रेहड़ी के पास चली जाती है और प्रियंका मुंह हाथ धोकर ग्राउंड चली जाती है। दिन गुजरते जाते हैं और दीपिका हर रोज अपनी ऑफिस को जाते वक्त खुशबू का खूब मजाक उड़ाते हुए एक छोटी बच्ची की तरह हंसते हुए वहाँ से जाती है। फिर एक दिन कंपटीशन वाला दिन आता है। प्रियंका उस रेस में ऐसे भागती है कि बाकियों की आधी रेस खत्म होने से पहले ही उसकी पूरी रेस खत्म हो जाती है और वो रेस जीत भी जाती है। प्रियंका को इनाम में ढेर सारी रकम है और 1 साल फ्री पढ़ाई का इनाम मिलता है। वो सब देखकर दीपिका अपने आप को रोक नहीं पाती है। तुम्हारी बेटी की किस्मत अच्छी थी, इसलिए जीत गई वो। मैडम जी, मेरी जीत को किस्मत का नाम मत दीजिए। मैंने इसके लिए दिन रात मेहनत की है। किसी महंगे या सस्ते ट्रेनर के भरोसे नहीं जीती हूँ मैं। जुबान संभाल कर बात करो लड़की।
हमारे सामने ठहरने की हासियत नहीं है तुम्हारी और हमसे जुबान लड़ा रही हो। जानती हो कितना बड़ा बिजनेस है मेरा। मैडम जी, किस्मत हमारी नहीं आपकी अच्छी है। मेरे माँ बाप ने मुझे शुरुआत के लिए एक जलेबी की रेहड़ी थी और आपको आपके माँ बाप ने बड़ा सा व्यापार दिया है और मैं आगे चलकर मेरी बेटी को जो दूंगी वो उसकी किस्मत नहीं होगी, क्योंकि मैं उसे खुद की किस्मत लिखना सिखा रही हूँ। अब ये आप पर है कि आप अपनी बेटी को खुद की किस्मत देंगी या उसकी किस्मत किसी कोच को देंगी या उसे उसकी किस्मत खुद लिखने देंगी। ये कहते हुए खुशबू अपनी बेटी को लेकर घर चली जाती है और उन पैसों से एक छोटी सी मिठाई की दुकान खोल लेती है। दीपिका को भले ही अपने पैसों का घमंड था, लेकिन वो काफी समझदार भी थी, इसलिए तो वो इतने बड़े बिजनेस को अकेली संभाल रही थी। दीपिका खुशबू की बातों को बहुत ध्यान से सुनती है और समझती है। कुछ दिनों बाद दीपिका अपनी बेटी को लेकर खुशबू की मिठाई की दुकान पर आती है। हमारे इस अमीर और गरीब के बिजनेस को साइड में रखते हैं। तुम काफी अच्छी माँ और समझदार महिला हो। अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो तुम्हारी और मेरी बेटियाँ अच्छे दोस्त बनकर एक साथ पढ़ाई कर सकते हैं। मैं भी अपनी बेटी को उसकी किस्मत खुद लिखना सिखाना चाहती हूँ। खुशबू खुशी खुशी उसकी बात मान लेती है और वो दोनों भी आपस में अच्छे दोस्त बन जाते हैं।